I welcome you all here for today's session. My name is Diksha Sharma. I am a growth partner associated with AD Nayak Wealth. And with us today, we have three industry veterans, starting with Ganesh Mohanji. So Ganesh Mohanji is the Managing Director at Bajaj Finserv Asset Management. उनके साथ है श्री नवनीत बत्रा जी, जो बिजनेस हेड है रिटेल फॉर द नॉर्थ एंड ईस्ट विद बंधन एसेट मैनेजमेंट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री अमय गोडसे जी. सो ही इज़ वाइस प्रेसिडेंट एट एडी नायक वेल्थ. सो आज जो हमने क्वेश्चंस क्यूरेट किए हैं उसको दो सेक्शन में डिवाइड किए. दो सेक्शन में से जो पहला सेक्शन होगा इट विल बी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वॉर, ऑयल प्राइसेस, currency movement and markets, and इन सब रियल इम्पैक्ट एज अ बिजनेस ओनर के ऊपर ये हम फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. दूसरा सेक्शन है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लानिंग, किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, एसेट एलोकेशन किस तरीके का होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में. सो ये दो सेक्शंस होंगे एंड दैट विल बी द क्वेश्चन डिवीजन. सो स्टार्ट करते हैं आज पहले सेक्शन के पहले क्वेश्चन से, जो मैं गणेश. सो सर, सबसे पहला सवाल, अब दिमाग में सब लोगों के एक ही चीज़ चल रही है आज, वॉर. सो जो यूएस एंड इजराइल, इन दोनों ने ईरान के साथ जो वॉर सिचुएशन अभी स्टार्ट किया है, द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न ऑयल के वजह से हो रहा है या फिर ये न्यूक्लियर वेपन्स का एक इशू है. एंड क्योंकि ईरान को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पहले भी थी, सैंक्शंस उनके पास पहले से थे. सो अचानक अब इस पॉइंट पे ऐसा क्या हुआ है कि ये वॉर की तरफ डिसीजन चला गया. एंड इसका बैकग्राउंड आई अंडरस्टैंड, बट इफ़ यू कुड ब्रीफली एक्सप्लेन इट, द रीज़न बीइंग आगे के क्वेश्चन रिलेट करना काफ़ी ईजी होगा. आपने बहुत अहम सवाल पूछा है दीक्षा जी. देखिए, अगर इस वॉर के बारे में सोचा जाए तो उसका कारण एक ही आदमी आपको शायद दे सकता है, राइट, और वो बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, राइट. लेकिन अगर हम हमारी तरफ से सोचें, कुछ चीज़ें काफ़ी साफ साफ दिख रही हैं, राइट, कि वॉर की शुरुआत ही वॉज ऑन रॉन्ग प्रिंसिपल्स और रॉन्ग प्रेमाइसेस, राइट. अभी अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप ईरान को आसानी से हरा सकते हैं, राइट, दैट इज़ अ नॉन स्टार्टर, इट इज़ एन अनविनेबल वॉर जो कहते हैं, राइट. ईरान एक देश है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर अवेयर, बट ईरान इराक वॉर में जो हुआ था, करीब 10 लाख लोगों की बलिदान दी थी उन्होंने. दीज आर पीपल जिनको बोला गया था कि आप लैंडमाइन के ऊपर चलें ताकि आर्मी के लिए वो आसान हो जाए कि आप उसके ऊपर अपने टैंक्स चला सकें, राइट. तो इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट सच अ पीपल. आपने उनको ऑलरेडी एक एडवांस वार्निंग दे दिया था, राइट. एक बार ऑलरेडी अटैक कर चुके थे तो उनको प्रिपरेशन का भी टाइम मिल गया था, राइट. और तीसरा, ये एक वॉर है जहाँ पे पूरी वर्ल्ड पे इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमने देख रहे हैं कि वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज पे दे हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल. अभी इससे इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जापान, उनके एनर्जी सोर्सेज पे भी काफ़ी अभी घाटा पड़ रहा है. तो ये एक वॉर है विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन एंड टू विन. अभी देखेंगे कि इज इट अबाउट ऑयल, इज इट अबाउट न्यूक्लियर पावर, इट कैन बी अबाउट एनी ऑफ दीज फैक्टर्स. बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि नाउ यू नीड अ वे टू एंड इट, राइट. और एटलीस्ट ऑल ऑफ द पावर्स अराउंड द वर्ल्ड आर गिविंग दैट इंडिकेटर. यूरोप बोल रहा है कि हम यूएस का साथ नहीं देंगे. चाइना, पाकिस्तान इसको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं. जापान, साउथ कोरिया, उनके हित में भी है कि ये रिजॉल्व हो जाए. और अभी जो नॉइजेज, अर्ली नॉइजेज जो आप कह सकते हैं, जो निकल रहे हैं वहाँ से, इट लुक्स लाइक इट इज़ लुकिंग मोर लाइक इट विल गेट टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन इन द नियर टर्म. लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी कल उठ के ही कैन गिव अ वेरी डिफरेंट व्यू, राइट. सो ये थोड़ा जल्दी होगा यू से व्हाट इज द रियल रीजन, व्हाट इज द रियल आउटकम ऑफ दिस वॉर. बट इम्पैक्ट सब, आई थिंक एनर्जी प्राइसेस हैव बिकम हायर. एनर्जी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने अटैक किया है, उसका मतलब ये है कि सप्लाईज विल नॉट गेट बैक टू नॉर्मल वेरी वेरी ईजिली. तो ये काफ़ी एक्सटेंड टाइम के लिए थोड़ा डिसरप्शन रहेगा. और पेट्रोकेमिकल्स एक ऐसा चीज़ है जो हर एक एरिया में आपको वो इम्पैक्ट पड़ता है. प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स, इनपुट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पेट्रोकेमिकल्स का उसका इस्तेमाल होता है. तो ये दिस इज समथिंग विच विल हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज आवर व्यू. सो एज सर यू मेंशन दैट पेट्रोकेमिकल्स की वजह से इम्पैक्ट दिख रहा है.
वी हैव ऑल बिजनेस ओनर्स सिटिंग हियर विद अस. जितना हमने भी उनसे मिले, वी आर डायरेक्टली सीइंग द इम्पैक्ट कमिंग टू द बिजनेस राइट नाउ इटसेल्फ. बट व्हेन वी से दैट इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, तो आपके जजमेंट से व्हाट विल बी द रफ ड्यूरेशन जो हमको इसमें रिकवरी दिखेगी, या कितने टाइम तक ये इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, एग्जैक्टली बोलना तो मुश्किल है इसमें, लेकिन प्राइस अगर आप एलिवेशन देखेंगे क्रूड का, हमारा ये अनुमान है कि एटलीस्ट अगले 3 से 6 महीने तक ये एलिवेटेड रह सकता है. कॉन्फ्लिक्ट शायद जल्दी रिजॉल्व हो जाए, दैट इज़ वेरी पॉसिबल, लेकिन क्रूड विल स्टिल प्रॉब्ली रिमेन एलिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. और अगर क्रूड ऑयल एलिवेटेड है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर, क्योंकि वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ आवर क्रूड. कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, रेमिटेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं. वो उस टाइम पे हुआ है जब FPI का आउटफ्लो हो रहा है हमारे मार्केट से, राइट. और हमारे लिए ये फिर रुपी के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट इशू भी बन जाता है, राइट, क्योंकि RBI ऑलवेज वांट्स टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ द रुपी, राइट. बट अगर ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं, उनके पास जो वेपन्स हैं उनके अवेलेबल, उनके डिस्पोजल पे भी कम हो जाते हैं. तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस टाइम पे और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी थोड़ा स्ट्रेस में आ सकता है इस टाइम. तो अगले 3 से 6 महीने में थोड़ा सा इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा. आई थिंक अभी तक गवर्नमेंट ने उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम किया है, एटलीस्ट फॉर रिटेल कस्टमर्स, जहाँ पे वो एक्साइज ड्यूटी का उन्होंने रिवर्सल किया है. बट धीरे धीरे करके दे कैन नॉट सस्टेन इट फॉर एवर. तो हमारा व्यू है कि अगले 2-3 महीने में देयर कुड बी एन इम्पैक्ट फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो. थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन. नाउ इसी के रिलेटेड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वॉर का इम्पैक्ट हम सब चीज़ों पे जो, लेकिन आज हमको इन दिस एज बिकॉज ऑफ द ईजी कम्युनिकेशन, रोज़ अपडेट्स, काफ़ी जगह से अपडेट्स आते हैं, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, न्यूज़ चैनल सबसे आगे है उसमें. सो इतने सारे जो कन्फ्यूजन है, इतना सारा स्कैटर्ड डेटा है. अब इसमें रोज़ एक बात है, एंड एज सर सेड, एक जो इंसान बैठा है वो एवरीडे न्यूज़ स्टेटमेंट. सो इस पूरे कन्फ्यूजन के बीच में अगर हम जूम आउट करें और बिग पिक्चर को देखने का ट्राई करें, तो ये सिचुएशन इकोनॉमिकली कितनी सीरियस है इंडिया के लिए, एंड क्या इस बिजनेस ओनर्स इस पे कुछ टेम्पररी इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता है, या ये फिर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है टू नो द इम्पैक्ट की फाइनली एज अ यूज़र और अ बिजनेस ओनर मेरा क्या कनेक्शन है वॉर से. तो अगर हम देखें तो हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं इस वॉर में एज अ कंट्री. वी हैव बीन मोर पीस लविंग एज कम्पेयर टू अदर्स, एंड हमारा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर है. इस नॉइज़ में जो हम देखते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या वो, उसमें हम खो जाते हैं. तो इसको समझने के लिए गणेश सर ने बहुत साल कंसल्टिंग कंपनी में काम किया है. वहाँ पर एक फ्रेमवर्क होता है आउटसाइड इन व्यू. इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन से बाहर जाके व्यू लो कि क्या हो रहा है. जैसे अगर हमें इस जगह का आउटसाइड इन व्यू लेना है, ऊपर वाले स्टेयर केस क्या दिख रहा है, यहाँ बैठ के कुछ अलग व्यू है. हमें अपना देखना है कि फ्रेमवर्क में डालें कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है वॉर का, स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट क्या, और इंडिया की क्या पोजीशन है इस वॉर से निकलने के लिए, और बिजनेस ओनर की क्या पोजीशन है. इन चारों पोजीशंस को हम अभी देखते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स में. जैसे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट क्या है कि मार्केट वॉलेटाइल हो गई है, सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो गया है, कि IPOs जो आ रहे थे वो कम हो गए हैं, और थोड़ा हम फियरफुल हो गए हैं. जब भी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं बोलता हूँ फॉर्चुनेट कि मैंने 3 क्राइसिस देख लिए हैं. 2008 में इसी कंपनी से, फिर 2020 कोविड, अब ये वाला क्राइसिस. तो इसमें से हम निकल ही जाते हैं हर बार. अगर मैं नंबर ऑफ इवेंट्स अब 20 साल में कितने हुए हैं तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, बट उसके बावजूद भी हम बढ़ते चले जा रहे हैं. तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये है कि मार्केट वॉलेटाइल होगी, कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी ऊपर चली जाएंगी. स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट क्या होता है कि लंबा इफेक्ट जो हो सकता है, लंबा इफेक्ट भी हो सकता है, जैसा गणेश सर ने बोला कि लंबे समय तक ऑयल प्राइस ऊपर रह सकती है. वो लंबे समय तक अगर प्राइस का इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, हमारा ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकता है. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस हो सकता है इस वॉर का. अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग है. जैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया की बात करूं तो कल ही मैं डेटा मार्च का पढ़ रहा था कि 40,000 करोड़ का इनफ्लो हुआ है और 32,000 करोड़ का SIP फ्लो हुआ है. इन स्पाइट ऑफ वॉलेटिलिटी हमारा बिहेवियर एज इन्वेस्टर्स बहुत इंप्रूव हुआ है. अगर यही 2008 में हुआ तो बहुत ज़्यादा हम हैंडल नहीं कर पाए थे. अभी हमें मालूम है कि अगर हमने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो ये 3-4 बार 15 साल में होगा ही कुछ ना कुछ. ये तो इंडिया की सिचुएशन है और हमारी पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग है. जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रांग है, हमें रिस्पॉन्ड करना आता है. जब हमने पहले वॉर को, यूक्रेन वाले वॉर को रिस्पॉन्ड किया था
तब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक हालत इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अभी उससे ज़्यादा स्ट्रांग है टू टाइड दिस ओवर। तो ये इंडिया की पोजीशन है। लेट्स टॉक अबाउट दी बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर को अवॉइड रीडिंग द हेडलाइंस, आप मज़े के लिए जरूर देख लो। जैसे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे वॉर शुरू हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अभी हमारे ऑफिस में सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक्सपर्ट बन गए हैं, किलोमीटर का है। तो ये सब मज़े के लिए ठीक है, लेकिन इसका कोई बिजनेस से रिलेशन ज़्यादा आपको देखना है कैसा है। आपको इनपुट कॉस्ट देखनी है कि मेरे बिजनेस में इनपुट कॉस्ट अगर डिमांड टूट सकती है तो कितनी टूट सकती है, और आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। तो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई इम्पैक्ट की, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट, इंडिया की पोजीशन, बिजनेस ओनर की पोजीशन। तो जस्ट टू कंक्लूड इन वन लाइन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी देखें आउटसाइड इन व्यू तो ऐसा लगता है कि ये साइक्लिकल डिसरप्शन है, स्ट्रक्चरल नहीं है। लेकिन अगर इसको 2 महीने बाद देखना पड़ेगा कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट हुआ है या साइक्लिकली था। और बिजनेसेस जो डिसिप्लिन से चलते हैं वो ज़्यादा बढ़िया हो जाते हैं। मैं अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे कि 2000 पहले हमारा ओनरशिप चेंज हुआ था बंधन म्यूचुअल फंड का IDFC से, और टैक्सेशन चेंज भी हो गया फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में, और फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट हैवी फंड हाउस थे। तो हमने उस क्राइसिस को इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी माना, और उस क्राइसिस में हमने डिसाइड किया इक्विटी फंड को। तब 30,000 करोड़ इक्विटी था और 1 लाख डेट था। आज की डेट में 1 लाख इक्विटी और 1 लाख डेट है। तो क्राइसिस तो आएगा ही बिजनेस में। आप सब लोग बिजनेस ओनर हो, आपको पता है कि साइकिल्स तो आएंगे ही। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। राइट, सो इसी चीज़ में जैसे इन्होंने नवनीत जी ने कि आई वुड लाइक बोथ ऑफ योर इनपुट्स ऑल्सो। एक जो चीज़ हमने देखी है आज मार्केट में, जो उन्होंने कहा कि 2008 के टाइम जब क्राइसिस आए थे तब हम शायद हैंडल नहीं कर पाए थे उसको, बट आज जब हम देखते हैं मार्केट में इम्पैक्ट आता है, we don't see the market as such crashing. So what I feel, or we see today, that the domestic investors versus FIIs, the inflow which we are getting, if you could share your views on that what has changed now. So Ganesh, starting with you. तो ऐसा हुआ है कि पिछले 5-6 साल में पोस्ट कोविड प्रिडोमिनेंटली इक्विटी इन्वेस्टिंग का कल्चर काफ़ी बड़ा है हमारे देश में। आप देखेंगे ओनली अबाउट 2% ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं, सिर्फ 2% के आसपास इक्विटी में इन्वेस्ट करती थी, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड। आज के दिन में वो जाके बढ़ गया है करीब 6 से 7% के पास। तो काफी बड़ा today है। also it is at 6 बट and फिर भी 7%. सिर्फ 6-7% ही है, काफी कम है आज के दिन में भी। लेकिन ये 6-7% जो 5% का शिफ्ट है, उसका इम्पैक्ट ये है कि हर महीने, जैसे नवनीत ने कहा, करीब 32,000 करोड़ आते हैं हमारे मार्केट्स में SIP के माध्यम से। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट फ्लो है। और अगर आप FII फ्लोज देखेंगे, पिछले 2 साल में करीब 6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट से निकल चुके। अगर आपने देखें तो इट इज़ अराउंड 25,000 करोड़। तो हुआ क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक फ्लो है, इट इज़ कॉम्पेंसेटिंग फॉर FPI आउटफ्लो। क्योंकि अगर ये SIP फ्लो नहीं होता तो इस टाइम पे मार्केट वुड बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, बहुत ही अलग लेवल पे होता है, काफ़ी टूट गया होता। तो रिटेल इट इज़ एक्चुअली क्वाइट मैच्योर, क्योंकि अभी जो मार्च के महीने में हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1 महीने में 12% मार्केट टूटा, फिर भी एक्चुअली SIP इनफ्लो इंक्रीज्ड इन दैट मंथ। बहुत पते की बात है ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली नाउ गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट दे कंसिडर इट एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि मार्केट टूटा हमें भागना चाहिए, ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है। वॉलेटिलिटी जो इक्विटी मार्केट्स दे रही है, इट इज गिविंग अ ग्रेट एंट्री पॉइंट ऑल्सो। तो हमने देखा है कि इट्स एक्चुअली वंडरफुल बिहेवियर रिटेल इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं, एंड मैच्योरिटी इज एक्चुअली कमिंग अक्रॉस वेरी क्लियरली। सो आई थिंक इट्स समथिंग टू अपलॉड। So coming to Ji on this particular question only, that since you are working, आप इन्वेस्टर्स के साथ बहुत क्लोजली डेली बेसिस पे डिस्कशंस करते हैं, काम, तो यही जो चीज़ है, इन्वेस्टर्स ने किस तरीके से आपने चेंज देखा है बिफोर 5 to 6 years एंड टुडे? So hi everyone. See, I think so. जो गणेश जी ने और नवनीत जी ने जो केस बताया, उसको ही मैं एक स्टेप, 2 चीज़ें हैं जो हो कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इनपुट्स आ रहे हैं हम लोगों को। बिकॉज जब हम लोग इन्वेस्टर से, मैं इस इंडस्ट्री में 20 साल, मैंने 10 साल पहले ये देखा था कि जब भी कभी मार्केट 1000 पॉइंट नीचे चला जाता था, इमीडिएटली हम लोगों को पैनिक कॉल्स, विड्रॉ करना नहीं है, मेरा रिटर्न 12% था वो 6% हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। बट in last 4-5 years, especially after Corona, what we have seen is the long-term investors who have made money, who have seen their portfolio has grown
इररिस्पेक्टिव ऑफ इतने सारे जो व्हाटएवर मैक्रो लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो कुछ भी न्यूज़ देखे, उसके बाद भी इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पुट इन मनी, they are giving more money, and one of the reason what Ganesh ji is saying that अपना SIP inflow, ये automated inflow, SIP जो एक अगर जिनको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है, अगर वो भी अमाउंट लोगों ने बढ़ाया है, दैट क्लियरली शोज दैट देयर इज अ कन्विक्शन विद देम, एंड दैट कन्विक्शन इज विजिबल व्हेन वी आर टॉकिंग टू आवर क्लाइंट्स आल्सो. So it's a good sign, as we were saying, and if this continues, India will be completely insulated from any of these things. Of course उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं मार्केट पे आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, बट जितना वो इम्पैक्ट दिखेगा उतना रिकवरी भी फास्ट आ, एंड दैट इज द कन्विक्शन व्हाट we as a Indian investors have got now. So that's what I feel. Yes, so connecting with this question, moving on to next question, which is आपके लिए अमेय जी, that हम current global environment को अगर consider करें, we have lot of uncertainties, war, rising oil prices, economic disruption जो है, but ये next question from a point of view of all the business owners here, अब इनका business जो Indian economy जहाँ पे हमारा inflow ultimately जाता है, तो ऐसे कौन से की फैक्टर्स है जो इंडिया की पोजीशन एज एन इकोनॉमी दूसरों से उसको बेटर रख रही है अभी, एंड इस टाइम में इंडिया को रिलेटिवली रेजिलिएंट बनाने वाले वो क्या कुछ की फैक्टर्स है, सो दैट यू नो द बिजनेस ओनर्स ऑल्सो वी नो दैट उनका जो कॉन्फिडेंस इकोनॉमी में है, व्हाट आर दोज फैक्टर्स ड्राइविंग दोज कॉन्फिडेंस बेसिकली. सो वेरी नाइस पॉइंट एक्चुअली. सी बहुत बार जब भी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम लोगों का ध्यान रिसेंट जो इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे चला जाता है, और हम लोग बहुत बार ना अपने देश का सिचुएशन कहाँ पे ये भूल जाते हैं. नाउ जस्ट टू पुट सम नंबर्स, को बोर नहीं, बट जस्ट टू गिव सम नंबर्स, इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो इज ओनली एट 81%. नाउ ये आपको लगेगा अरे 81 तो बहुत परसेंटेज बड़ा, बट यही अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज का डेट टू जीडीपी रेशियो देखोगे तो वो 125% है जापान का, यूएस का है 235%. मोस्ट ऑफ दीज डेवलप्ड नेशंस आर एनीवेयर इन द रेंज ऑफ अराउंड 150 to 200% डेट टू जीडीपी रेशियो. अगर इंडिया देखेंगे तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा कि अपना रुपी जो डॉलर के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली आई थिंक सो 78 था, देन 81 हो गया, देन 85 हो गया, अभी 90 95 टच होके फिर से 92 पे आ गया है. बट एक चीज अपने को ध्यान रखना चाहिए कि आरबीआई के पास आज कितना एमिनेशन है टू फाइट बैक. टुडे वी हैव अप्रोक्सीमेटली 688 बिलियन US डॉलर्स फॉरेक्स रिजर्व टू फाइट बैक दिस करेंसी depreciation. So tomorrow if we want, we can definitely reverse it to a larger extent. I won't say that it will come back to 78 once again, बट वी हैव दैट फायर पावर. आरबीआई के पास आज वो फायर पावर है. और एक चीज़ अगर मैं क्विकली, जो नवनीत जी ने अभी बोला कि ऑयल, ये 90% अपना जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है इंडिया इंपोर्ट करता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सब लोग बोल रहे हैं, ये आप गवर्नमेंट का फोरसाइट बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि दिस इज लक, प्योर लक. बट हम लोग 3 साल पहले तक जो ऑयल इंपोर्ट करते थे वो 27 देशों से करते थे. 27 कंट्रीज वी यूज्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम. इन लास्ट 2 years वी हैव इंक्रीज दैट नंबर फ्रॉम 40 कंट्रीज. आज 40 कंट्रीज से अपने को ऑयल आता है. इंटरेस्टिंग चीज इज दैट कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से अभी अपना डिपेंडेबिलिटी सिर्फ 30% रह गया है, यानी 70% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना डिपेंडेबिलिटी नहीं है, जो नेचुरल गैस पे है बट क्रूड पे नहीं है. सो काफ़ी सारे दीक्षा जी मैक्रो पॉइंट्स इंडिया के फेवर में है. रादर आई कैन से इन वन लाइन दैट वी हैव एंटर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट विथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट फॉर अ कंट्री लेवल. दैट आई कैन कंफर्टेबली से. Ganesh sir, if you would like to put your inputs or perspective on this. मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, राइट, डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा. तो किसी भी क्राइसिस से अगर इम्पैक्ट आता है, आपको अपने बिजनेस के, अपने बैलेंस शीट, अपने कैश फ्लोज के, जेमी डायमंड जो जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, बड़ी बैंक है अमेरिका में, उन्होंने कहा कि मेक योर बैलेंस शीट अ फोर्ट्रेस. इसका मतलब है कि आपको देखना है कि आपकी वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ हैं. आपका सपोज इनपुट कॉस्ट है और वो एनर्जी पे डिपेंडेंट है,
क्या आप अपने इनपुट कॉस्ट को पास ऑन कर सकते हैं क्या? क्या आप कॉन्ट्रैक्चुअली आप इन्वेंट्रीज बढ़ा सकते हैं क्या? सिमिलरली आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके कस्टमर्स के साथ, क्या आप उनको थोड़े एस्केलेशन क्लॉजेस आप ऐसे ले आ सकते हैं ताकि आप पास ऑन कर सकें? दूसरा है जो बिजनेस है जहाँ पे इन्वेंट्रीज कम पड़ गई है, क्या वो इन्वेंट्रीज को आप बढ़ा सकते हैं? ये सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको अपने प्रोटेक्शन, अपनी रक्षा के लिए ऑलवेज करना चाहिए, पर्टिकुलरली क्राइसिस के टाइम पे। दूसरा होता है, अगर आप देखेंगे अपने बिजनेस के इम्पैक्ट पे, अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग इम्पैक्ट रहता है ऑन फ्रॉम एनर्जी कॉस्ट, फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स। और हमने देखा है कि ऐसे काफ़ी सारी स्मॉल बिजनेसेस हैं विच एक्चुअली आर ऑलवेज लुकिंग फॉर विच इज़ अ लार्जर बिजनेस विच कैन सपोर्ट देम, राइट? तो अगर आप अलाई कर सकें किसी लार्जर बिजनेस के साथ, राइट, एंसिलरी बिजनेस हो या लार्जर सप्लायर हो, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट पार्टनरशिप्स ऑल्सो एट दिस टाइम। सबसे ज़्यादा आप अपना एक ऑलमोस्ट एक इमरजेंसी फंड भी बना लें, राइट? इट इज़ इंपॉर्टेंट एट दीज टाइम्स टू क्रिएट अ लिक्विडिटी बफर, चाहे वो 3 महीने 6 महीने के आपके एक्सपेंसेस का एक बफर हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपके बिजनेस को थोड़ा बुलेट प्रूफ बनाती हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितना लंबा ये तक ये ऑयल प्राइस जाके पहुंचेगा। सब ये अनुमान रख खत्म हो जाए, हो भी सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो आपको प्लान कर लेना चाहिए ऐसे तरह ताकि आप अपने बिजनेस की रक्षा कर सकें। यू कैन सर्वाइव द क्राइसिस एंड इवेंचुअली थ्राइव। मैं एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ पे ऐड, दिल्ली में ही था और वहाँ पे हम लोग एक क्लाइंट को मिले थे। उन ये जो अपने बैग्स के जो व्हील्स रहते हैं, वो व्हील्स बनाने का उनका बिजनेस है। एंड ही वाज टेलिंग मी दैट कि प्लास्टिक नहीं मिल रहा है, प्रोक्योर नहीं हो रहा है बहुत इजीली, तो उन्होंने उनकी जो व्हील्स है वो प्लास्टिक के वजह रिन्यूएबल प्रोडक्ट से बनाना ऑलरेडी चालू कर दिया। मेरा अब ये है कि ऐसे वक्त पे ना काफ़ी सारे इनोवेशंस बिजनेस ओनर लेके आते हैं, तो आपके जैसे बिजनेस ओनर्स इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करके, आपके अगर कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हो तो इसको इनोवेट करके लेके भी आ सकते हैं। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ अमेजिंग स्टफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज वी डोंट नो दैट हाउ लॉन्ग this will continue. Though India is strongly positioned to fight this, but I guess innovation is something which all of us, not only business owners but all of us should bring in. very rightly said अमेय। इवन मैं भी बात कर रही थी, ऑडियंस में भी बैठे वो। सो यही जो चैलेंजेस होते हैं वो आपको मजबूर करते हैं कुछ इनोवेटिव सोचने का, आपका प्रोसेसेस चेंज करने का, आप उसको किस तरीके से मे बी टैकल करके अपने मार्जिन्स मेंटेन कर पाए। या समटाइम्स जैसे इन्होंने जो एग्जांपल दिया, वो बिजनेस ओनर ने कॉस्ट रिप्लेस करके अपना कॉस्टिंग बचा लिया, बट हायर प्राइस पे ही बेचेंगे क्योंकि प्राइसिंग अच्छी है, उन्होंने एक्चुअली मार्जिन इंक्रीज। सो दीज आर द टाइम्स जिसने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा ये सिचुएशंस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर यू गणेश सर। ऑयल को लेकर हमने काफ़ी अनसर्टेनिटी देखी है, बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखा है, डेली बेसिस पे काफ़ी मूवमेंट हुआ है। सो इसमें अब हम जो देख रहे हैं फॉर इंडिया, हमारे लिए शिपमेंट्स अभी नॉर्मली आ रहे हैं, लाइक व्हेन वी सी इट इज़ पासिंग फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑल्सो। तो हमारे लिए वो दोनों मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं जब हम इंडिया में बैठे हैं कि हमारे पास सप्लाई तो आ रही है बट प्राइसेस भी बढ़ रहे। सो इस अनसर्टेनिटी को इफ़ आई आस्क यू फ्रॉम अ बिजनेस ओनर्स पर्सपेक्टिव, मेरे को लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएगा एज अ बिजनेस ओनर, या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट मार्जिन्स पे या कॉस्ट स्ट्रक्चर पे या ओवरऑल बिजनेस के प्लानिंग पे पड़ सकता है? अगर मैं सबसे पहले दीक्षा जी एक मैक्रो व्यू लूँ इस पे, राइट, इंडिया एक्चुअली काफ़ी एक फेवरेबल पोजीशन में है इस टाइम, राइट। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इंडिया एकमात्र देश है, हम यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ भी, इजराइल के साथ, ईरान के साथ भी, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हम, अफगानिस्तान के साथ भी। तो ये एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारी रिलेशनशिप्स कायम है, राइट। और दुनिया किस तरफ जा रही है इज़ अ वेरी पोलराइज्ड काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, राइट। ना अपना देख रहा है, यूरोप अपना देख रहा है, अमेरिका अपना देख रहा है। तो हमें बहुत ही साफ है कि we have to be dependent on others, we have to have good relationships with others, और we have built those good relationships. तो from our perspective, ये जो groundwork बनाया गया है पिछले 15-20 साल से, I think it has really helped create a good position for us.
दूसरी बात अगर आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑन एनर्जी सोर्सिंग, राइट, वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। एटलीस्ट इफ 20-30% जितना भी ऑयल ऑफ स्टेट्स ऑफ ऑयल, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। इवन दो शिप्स आर कमिंग थ्रू, वो उस रेट से नहीं आ रहे हैं, राइट। सो धीरे धीरे करके वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन इट इज़ नॉट एट द सेम पेस एज। तो अवेलेबिलिटी का थोड़ा क्राइसिस हो सकता है वहाँ पे। एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर हमें वी शुड प्लान फॉर दिस, राइट। हमें प्लान कर लेना चाहिए कि देयर मे बी अ शॉर्टफॉल ऑफ थिंग्स लाइक प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइंड डिस्टिल्ड प्रोडक्ट्स, डिस्टिलेट्स ऑफ क्रूड, इन सब में अगर थोड़ा शॉर्टफॉल रहेगा तो इन्वेंट्रीज हम कैसे बढ़ा के थोड़ा रख लें अपने पास। दूसरा, प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे डिसाइड करें ताकि वी हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग। और क्राइसिस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट्स। कॉस्ट हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है। कोई भी बिजनेस ओनर आपको बता देगा कि रेवेन्यू तो आप कंट्रोल नहीं, कॉस्ट आप जरूर कंट्रोल कर सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी में कॉस्ट को एकदम बहुत ही ठीक तरह से देखकर, आई थिंक ऑल बिजनेस ओनर्स शुड लुक एट हाउ डू यू रिड्यूस योर कॉस्ट। मे बी थोड़े ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे जो आप डिफर कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद करें। और अपने बैलेंस शीट को आप कितना मजबूत, आई थिंक इस टाइम पे प्रायोरिटी वही रहनी चाहिए। कंसिडरिंग ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, हमने वॉर की बात कर ली, ऑयल प्राइसिंग बात कर लिया। अब हम एक जो चीज़ मिस कर रहे हैं अभी तक, वो है गोल्ड। सो गोल्ड की तरफ अगर चले, सो दिस क्वेश्चन इज़ टू यू अमेय। रिसेंटली मार्केट में हमने जो अनसर्टिनिटी देखी है गोल्ड की तरफ, नाउ जनरली अगर आप देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी सेफ हेवन। तो जब मार्केट में अनसर्टिनिटी होती है, इकोनॉमी में अनसर्टिनिटी होती है, पीपल ट्रेडिशनली गो टुवर्ड्स गोल्ड। सो आप क्या ये अप्रोच सही लगती है? सो बहुत गोल्ड ये हैं तो वो इमोशनली बहुत क्लोज टू हार्ट वाला टॉपिक आ जाता है। तो देखो, कोई भी असेट क्लास हो या फिर कोई भी असेट हो फॉर दैट मैटर, वो कभी बुरी नहीं होती। एंड टिपिकली जैसे ऑफ कोर्स गोल्ड इज अ सेफ हेवन, हमेशा कि कोई भी क्राइसिस आ गया, कोरोना, हमेशा गोल्ड की प्राइसेस उस वक्त ऊपर गई है बिकॉज लोग बोलते हैं कि भाई करेंसी मेरे पास रखने से, कैश मेरे रखने से, मैं एक ऐसी चीज़ को रखता हूँ जो मुझे गारंटीड पैसा वापस दे देगी, मेरा एक क्या बोलते हैं, एक सेफ्टी मुझे मिल जाएगी। नाउ बिफोर मेनी ऑफ आवर इन्वेस्टर्स हु हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोल्ड इन्वेस्टमेंट, इसका एक प्रीमाइस है कि 2 साल में, 2 फाइनेंशियल ईयर में जिस हिसाब से गोल्ड, उसकी वजह से उस पर लाइमलाइट बढ़ गया है। एंड ऑल ऑफ सडन अभी लोगों को लग रहा है कि जिस हिसाब से वो लास्ट ईयर 60% से ऊपर गया, इस साल भी वो 60% से ऊपर जाएगा, तो मुझे जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा अमाउंट तो चाहिए। बट आवर व्यू इज स्लाइटली डिफरेंट ऑन दैट। व्हाट वी फील दैट उसको भी, गोल्ड को भी किसी असेट के तरह ही मानो आप, और आपके पोर्टफोलियो में, ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप डेफिनेटली गोल्ड को रखो, बट डोंट गो ओवरबोर्ड, बहुत ज़्यादा उसमें निवेश मत कर डालो। बिकॉज देखो, गोल्ड टिपिकली लोग बोलते हैं कि कभी नीचे नहीं आएगा, एंड वॉर के वक्त नीचे नहीं आता। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ अभी हुई है कि अराउंड 10 से 12% गोल्ड नीचे गिर गया 28 फरवरी को, ये वॉर जब चालू हुआ। एंड ऑल ऑफ अ सडन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि अरे ये क्या हो गया भाई गोल्ड तो पे। तो आप हर एक असेट को एकदम प्रॉपरली कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो डोंट गो ओवर बोर्ड ऑन एनी पर्टिकुलर असेट जस्ट बिकॉज इट हैज परफॉर्म वेरी वेल रिसेंटली। आपको असेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। विल टॉक अबाउट इट एनीवेज, बट सो हैव पॉजिटिव व्यू बट डोंट गो ओवरबोर्ड इज माय सजेशन टू एवरीबॉडी। सो कंटिन्यूइंग दिस गोल्ड डिस्कशन, गोल्ड को जनरली ट्रेडिशनली यही दिमाग में रहता था कि चलो जब मार्केट अच्छा नहीं करेगा तब गोल्ड, एंड वाइस वर्सा, जब मार्केट अच्छा करेगा तब गोल्ड नहीं अच्छा करेगा। इस बार जो हमने सिचुएशन देखा इज़ वेरी यूनिक कि जब मार्केट भी नीचे जा रहा है, गोल्ड भी नीचे जा रहा है। जिस दिन चलो मार्केट थोड़ा सा पिकअप हुआ, उस दिन गोल्ड का भी थोड़ा सा पिकअप हुआ। सो इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल टर्म्स कि गोल्ड का ये जो सिचुएशन हुई, व्हाट इज़ द फ्लो, कि क्या चीज़ से क्या फ्लो होती है एंड क्यों ऐसा इस बार? दीक्षा जी, ये सब चीज़ समझ होता है कि आप फंडामेंटल्स पहले समझें, राइट, कि गोल्ड का प्राइस मूवमेंट होता क्यों है, राइट, और किसी भी कमोडिटी का प्राइस मूवमेंट होता है डिमांड और सप्लाई के कारण, राइट। तो हुआ क्या है पिछले 2-3 साल से, राइट, जैसे ही ट्रम्प साहब आए,
वॉशिंगटन में टैरिफ का आवाज़ काफ़ी शुरू हो गया वहाँ पे, काफ़ी जियोपॉलिटिकल एक्शन स्टार्ट हुए, यूक्रेन का वॉर एनीवे चल रहा था, उन्होंने लोगों ने देखा था कि रशिया के सारे एसेट्स फ्रीज हो गए थे। अभी कोई भी सेंट्रल बैंक अभी बहुत ही डर डर के यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करेगा, राइट? उनको ये कि ट्रम्प साहब अपना पॉलिसी कल बदल लें तो हमारे होल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, राइट? या पैसा ही गया, राइट? तो ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव है प्रेशियस मेटल्स, टिपिकली गोल्ड और सिल्वर, और सेंट्रल बैंक्स का प्रेफरेंस हमेशा थोड़ा गोल्ड की तरफ ज़्यादा रहता है। तो हुआ क्या है, पिछले 2-3 साल से सेंट्रल बैंक्स ने काफ़ी खरीदी की है गोल्ड की। अभी रीसेंट इवेंट्स में जो अब आप देखेंगे, जब ऑयल प्राइस बढ़ गया था, राइट, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में जो इश्यूज हो रही थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स में लिक्विडिटी क्रिएट करना पड़ेगा। उस टाइम पे वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक्चुअली दे विल बी लुकिंग टू सी कि हम कैसे, हाउ डू वी क्रिएट इनफ रिजर्व्स, इनफ लिक्विडिटी, ताकि हम एनर्जी परचेस कर सकें। इसीलिए थोड़ा सा डिमांड कम हो गया था गोल्ड के लिए। तो अगर आप देखेंगे फंडामेंटली गोल्ड प्राइस भी मूवमेंट इज वेरी लिंक्ड टू द डिमांड। सेम स्टोरी आप देखेंगे सिल्वर में भी वही स्टोरी है, लेकिन सिल्वर में थोड़ा स्पेक्युलेटिव डिमांड ज़्यादा है, स्पेक्युलेटर्स उस कमोडिटी में ऑपरेट करते हैं। गोल्ड ज़्यादातर आपको सेंट्रल बैंक का डिमांड दिखता है। तो इसीलिए लाइक मैं वाज सेइंग, हमारा भी व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है गोल्ड पर, लेकिन गोल्ड का एक स्टेटिस्टिक भी है, राइट, कि हम एक बहुत ही सिंपल मेट्रिक देखते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ टाइम गोल्ड ने एफडी से भी कम रिटर्न दिया, राइट, बट ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टाइम। तो गोल्ड का ये एक चलन है कि वो काफ़ी, लेकिन उस लेवल पे फिर वो काफ़ी देर तक भी हो सकता है कि होल्डिंग पीरियड के रिटर्न में, विच इज़ आप किस टाइम पे आए और किस टाइम पे आपने एग्जिट किया, आपका होल्डिंग पीरियड रिटर्न एफडी से भी कम लग सकता है रखा, एटलीस्ट 25% ऑफ द टाइम्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वी आर कंस्ट्रक्टिव ऑन गोल्ड, लेकिन लाइक अमय वाज सेइंग, it should not become 100% of your portfolio. Keep it as an additional asset class, as a hedge. कंक्लूसिवली अगर हम बोले, गोल्ड का एलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक पोर्शन हो सकता है, बहुत हैवी पोर्शन ना हो तो बेटर है। दूसरी चीज़ जो इस डिस्कशन में से निकल के आई कि आप अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो होराइजन जो आपका होगा वो एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स का होगा, तो आपको कुछ उसमें अप्रिसिएशन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन अगर होगा 5 साल, तो उसमें मूवमेंट मिलना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। सो दैट इज़ आई थिंक व्हाट वी वर कंक्लूडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नवनीत जी, आजकल रुपी एंड डॉलर का काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। सो हमने पिछले 1 साल में ही बहुत ड्रास्टिक मूवमेंट देखा है। जो पिछले 1 साल में लास्ट ईयर अगर हम देखें तो रुपीज़ 85 और 86 पे चल रहा था, आज हम पहुंच चुके हैं अराउंड 93 के लेवल पे। सो एक टाइम था जब काफ़ी स्टेबल रहता था रुपी डॉलर रिलेटिवली, बट आज एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हमको देखने मिल रही है उसमें भी कंपेयर टू द हिस्ट्री। सो एज एन इन्वेस्टर, ये जो डॉलर का मूवमेंट अगेंस्ट रुपी हो रहा है, उसका एक इन्वेस्टर के लिए क्या इम्पैक्ट है? थैंक यू। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है उसको ये रुपी डॉलर कैसे मूव कर रहा है उसमें कई बार समझ में नहीं आता, थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो रुपी पिछले 15-20 साल में 3 से 4% पर एनम डेप्रिशिएट होता है, लेकिन जैसा आपने दीक्षा जी बोला कि 85 से सीधा 94 एक साल में ही हो गया, तो 8-9% इसी साल में वो हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा नेगेटिव हेडलाइन आता है मीडिया में और प्रोजेक्ट भी किया जाता है कि इतना हो गया, लेकिन इसके पीछे अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो जो पहले गवर्नर थे उन्होंने इसको 85 पे काफ़ी 1.5-2 साल तक रोक के रखा हुआ था। एक तो उसका भी इफेक्ट है, जो उस साल होना था 3-4% वो नहीं हुआ, तो वो इकट्ठा इस साल दिख गया। बाकी इसको समझना जरूरी है। तो उसके लिए अगर 93 पे हम लग गए हैं तो इसका मतलब ये है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। इसका ये भी करंट अकाउंट डेफिसिट में बढ़ सकता है, जैसे अभी 0.8% है तो वो 1.5-2% तक जा सकता है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हम डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है और इसकी वजह से एफआई आउटफ्लो भी हो सकते हैं, हो ही रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या क्या हो सकता है कि कुछ सेक्टर हैं जो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं इस रूपी डॉलर मूवमेंट को, जैसे कि जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं, एनबीएफसी हो गया या रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया। अगर पॉजिटिव सोचना है तो कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, जैसे आईटी सर्विसेज, फार्मा, जहाँ पे हमारी डॉलर में इनकम है।
तो वो सेक्टर्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रूपी डेप्रिशिएट हो, इसके दोनों पहलू हैं। तो अगर हमें पॉजिटिव सोचना है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और आउटफ्लोज होंगे, नियर टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है, और अगर 3-4% ग्रेजुअली होता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर स्पीड बहुत तेज है डेप्रिशिएट होने की और सडन है तो वो डेफिनेटली हमें डेंट करता है। लेकिन क्योंकि मैं ह्यूमन बिहेवियर का स्टूडेंट हूँ तो एक बिहेवियरल एंगल शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रेन एक ऑर्गन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, अनप्रडिक्टेबल है, और वो नेगेटिव नॉइज जल्दी कैप्चर करता है पॉजिटिव से। तो नेगेटिव न्यूज़ जब आता है, ब्रेन को खींच खांच के थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ता है, पॉजिटिविटी भी ढूंढनी पड़ती है। तो एज बिजनेस ओनर्स वो सबसे क्रिटिकल है कि आप पॉजिटिव भी थोड़ा देखें कि क्या हो रहा है। अगर पूरा नेगेटिव वो थिंकिंग ही नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज माय व्यू ऑन द यूथ। यस, सो कंटिन्यूइंग विद दिस, जो आपने कहा बिहेवियरल एस्पेक्ट है इसमें कि ज़्यादा नेगेटिविटी के लिए ही नोटिस या Attract फोकस, दूसरी चीज़ें जो पॉजिटिव साइड है वो भी देखें। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू अमेय जी, दैट सिंस यू आर वर्किंग एट द वेल्थ मैनेजमेंट साइड एंड इन्वेस्टर्स के रोज़ डिस्कशन होते हैं, आप उनको गाइड भी करते हैं, तो आज का जो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है एंड वी हैव सीन अभी जो 3 महीने गए हैं पिछले, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं करेक्शन आया है 10 to 12%। सो इसमें काफ़ी फियर ड्रिवन भी है। सो देर आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज एकदम ऑपोजिट, जो कुछ एक इन्वेस्टर्स है सेट जो इसको एकदम अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं एंड हमको कभी कभी उनको बोलना पड़ता है कि थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो जाओ, एंड दूसरा एकदम एक्सट्रीम है जहाँ पे वो फियर ड्रिवन है एंड दे वांट टू वेट एंड सी। सो इस एस्पेक्ट में एक जो आप एक हमेशा चीज़ बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टर रिटर्न्स आर और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, सो ये दोनों अलग चीज़ होती है। एंड इस मार्केट कंडीशन में एक बिजनेस ओनर जिनकी इनकम उनके बिजनेस पे ही डिपेंडेंट है, उन बिजनेस ओनर्स को अपना अप्रोच कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए ताकि वो जो ये मार्केट का कन्फ्यूजन है, नॉइज़ है, उस चीज़ को अवॉइड करके इमोशनल डिसीजंस ना लें, फाइनेंशियल डिसीजंस थोड़ा लॉजिक एंड स्ट्रक्चर के साथ लें। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड मैं उसका आंसर भी दे दूंगा, बट वो आंसर इम्प्लीमेंट करना विल बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज ये ना ओवरनाइट नहीं हो सकता। आई विल कम टू द पॉइंट। सो जो दीक्षा जी बात कर रही है, जस्ट अगर उसको मैं सिंप्लिसिटी में बताऊं, बहुत बार ना हम लोग एक स्कीम का रिटर्न्स देखते हैं, वो लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए 10% रहता है, बट एज ए इन्वेस्टर जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% नहीं मिलता, आपको 8% मिला हुआ रहता है, बिकॉज आइदर आपने उसमें लेट एंट्री किया या फिर अर्ली एग्जिट किया या फिर आप बीच में एग्जिट करके फिर से एंटर कर गए। तो इसको हम लोग बिहेवियर गैप बोलते हैं। टिपिकली ये बिहेवियर गैप सभी इन्वेस्टर्स को होता है, वेदर वो इंडिविजुअल हो या फिर वेदर वो बिजनेस ओनर हो। नाउ टिपिकली बिकॉज we are over here sitting with all of you business owners, I would say that at AD Naik Wealth we follow a 3 bucket liquidity architecture। ये हम लोग एक फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंपल है, ये मैं बहुत जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बोलूँगा कि आपका जो लेस देन 2 years का रिक्वायरमेंट है, 0 to 2 years का एक बकेट बनाना है अपने को। जगमोहन जी भी बाय द वे आई थिंक सो 7 buckets 7 jars के बारे में बात करते हैं, तो ये हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट बिट। एज अ बिजनेस ओनर एक आप पहले 2 साल का लिक्विडिटी रख दो, जिसको हम लोग सर्वाइवल बकेट बोलते हैं। देन 3 years to 7 years के लिए आपको हम लोग बोलते हैं कि सस्टेनेबली बकेट, एंड देन जो तीसरा रहता है 7 years एंड ऑनवर्ड्स, दैट इज अ ग्रोथ बकेट। तो अगर आप विद डिसिप्लिन, जब आपका बिजनेस अच्छा चल, ईरान वॉर जैसी न्यूज़ नहीं आ रही है, जब कोरोना जैसी सिचुएशन नहीं आ रही है, जब व्हेन द थिंग्स आर गुड, उस वक्त अगर आप ये बकेट इसी ऑर्डर में 0 to 2 years का बकेट फिलअप कर दिया आपने, देन 2 years to 7 years का बकेट फिल कर दिया, एंड ऑफ कोर्स थर्ड बकेट इज ग्रोथ बकेट। वो तो लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा, जितना बड़ा कंपनी हो उसका भी वो रहते ही वो रहने ही वाला है। बट ये फर्स्ट बकेट अगर आप वो फिलअप कर देते हो, तो जैसे दीक्षा जी ने बोला कि कभी भी अगर आपको ये न्यूज़ मिलती है कि आज 10% मार्केट डाउन है, 15% डाउन है, आपको उससे आप वो टैकल, एंड योर बिजनेस विल नॉट सफर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिजनेस इज वेयर वी आर सिटिंग टुडे, कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी। ये 2 चीजें रहनी पड़ती हैं। तो ये 2 बकेट हो गए तो सर्टनली यहाँ पे इशू नहीं होगा, रादर यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट
money during such time, which is an opportunity which Ganesh ji was talking about, that technically it is an opportunity, though it is looking like a negative news. But and we would certainly, I mean, help you with that. So this is one approach. I'll tell you that this 3 bucket architecture, अगर आप use, you can definitely survive during these times. Can I just add a couple of points, right? देखिए ये ऐसे टाइम्स पे आई थिंक द 3 bucket approach that Amey said is absolutely right. लेकिन हमारा खुद का जो बिहेवियर रहता है ना, इट टेंड्स टू वर्क अगेंस्ट अस, राइट? हम अपने पोर्टफोलियो के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं इस टाइम पे. ऐसा हो, हमारा वो जो इम्पल्सेस हैं, दोज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एग्जाम्पल के सपोज 15 लोग आपके टीवी पे बोल रहे हैं कि गोल्ड और भी बढ़ने वाला है, लेकिन आपका अगर व्यू है कि नहीं, गोल्ड एक्चुअली हैज रीच्ड अ सर्टेन लेवल, आपका व्यू भी बदल जाएगा, सिंपली बिकॉज 15 पीपल आर सेइंग, राइट? दूसरा है, रीसेंट इवेंट्स को हम ज़्यादा भाव देते हैं, राइट? तो 1 हफ्ते या 15 दिन में आप सुनते आ रहे हैं, आपको लगेगा कि यही होने के लिए, राइट? आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि 2 साल बाद पिक्चर बहुत ही अलग हो सकती है. ये सारे ह्यूमन बिहेवियरल पिटफॉल्स हैं, राइट? हमारे खुद के ये, दीज आर पार्ट ऑफ आवर वायरिंग, राइट? आप कह सकते हैं कि हमारे प्लम्बिंग में ही है ये. बट ये ना अक्सर हमारे डिसीजन मेकिंग में दे ब्रिंग इन फ्लॉज. डिसीजंस बिकम रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इसीलिए वो जो हमें बोल रहे थे, बिहेवियरल गैप आ जाता है फंड रिटर्न में और फोलियो के रिटर्न्स में, जो फंड. सो बेसिकली जो हम सुन रहे हैं, जो हम देखते हैं बार बार, उसको हम मान के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेते हैं. सो दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन जस्ट इमोशंस. उससे अगर हमको डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली आप एक बार डेटा देखिए. उस पर सिर्फ सुन के एक्शन लेना इज़ नॉट व्हाट दे आर रिकमेंडिंग. सो द क्वेश्चन इज़ नाउ टू ऑल 3 ऑफ यू. आप तीनों के लिए एक क्वेश्चन है कि बिजनेस ओनर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए भी आज दोनों ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि सब कुछ एक सिचुएशन, इकोनॉमी का, वॉर, ऑयल, सब एक साथ आया. सो एज अ बिजनेस ओनर भी बिजनेस के सिचुएशन में वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ओवरवेल्म्ड है. सो ये एक फ्रेमवर्क, या अगर आप एक सिंपल उनको स्टेटमेंट या कुछ बता सकें जिसमें इमोशनल डिसीजंस अवॉइड करें. सबसे सिंपल फ्रेमवर्क जो मैं बोलूँगा, जो मैंने पहले ऑलरेडी रेफर किया था, जो जेमी डायमंड ने कहा था, फोर्ट्रेस बैलेंस शीट. अपने बैलेंस शीट को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपना गढ़ बना लें, राइट? इट शुड बी लाइक अ फोर्ट्रेस. इट शुड नॉट कॉज यू एनी ट्रबल. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने बिजनेस में अपने कैश फ्लोज को आप प्रोटेक्ट करें, इन्वेंट्रीज को आप प्रोटेक्ट करें, प्राइसिंग क्लॉजेस आप लेके आएँ, आप रिड्यूस योर कॉस्ट्स. ये सारे जो माध्यम हैं, ये आपके बिजनेस को बुलेट प्रूफ बनाते हैं. सिमिलरली आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बुलेट प्रूफ बनाएं, अपने गढ़ को एकदम स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट बनाएं. कैसे? बाय मेकिंग श्योर कि एक्शन ना लेना पड़े जो आपके हित के अगेंस्ट हो. जैसे इफ यू फॉलो द 3 bucket अप्रोच, राइट? कि ऑलरेडी आपके नियर टर्म के लिए आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में है, जैसे कि लिक्विड या आर्बिट्राज में, तो आप वहाँ रिस्क नहीं ले रहे हैं, आपका पैसा सेफ है. अगले 2 साल के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, राइट? तो यू कैन सर्वाइव द क्राइसिस. और एक बार आप जब सर्वाइव कर लेते हैं, देन यू कैन एक्चुअली गो बियॉन्ड, राइट? एसेट एलोकेशन, वो सब आपको ठीक से करनी चाहिए. बट ये सारे अल्टीमेटली दे लीड टू आप अपना फोर्ट्रेस कैसे बना रहे हैं. तो थिंक ऑफ योर बिजनेस, थिंक ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, कि आप अपना गढ़ बना रहे हैं, उसको आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं. योर व्यू नंबर. तो मैं कहूँगा कि इसके लिए नॉइज वर्सेस सिग्नल, नॉइज को थोड़ा कम करें और आउटसाइड इन व्यू लेके सिग्नल पकड़ें. सिग्नल पकड़ने का मतलब ये है कि हमें अपने बिजनेस के लिए देखना है कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ा है तो मेरे को उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है बिजनेस में, या करेंसी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है तो उससे मेरा बिजनेस कैसे कनेक्टेड है, वो ढूंढने की कोशिश करना. और एक हम फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी कि क्या कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल है. जैसे आपने फोर्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट अच्छा समझाया, तो कंट्रोलेबल क्या है अपने बिजनेस में? कि प्राइसिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा सर ने भी बोला, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं. आज मैं एयर इंडिया का सीईओ का, चेयरमैन का पढ़ रहा था इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में, कहते हैं हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने वाली है फ्यूल की. वर्किंग कैपिटल, सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन, जैसा सर ने भी शेयर किया, हमने एज अ कंट्री सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन करके 27 से कंट्री से हम ज़्यादा कंट्री से ले रहे हैं, या हेजिंग करना है तो वो देखना पड़ेगा. अनकंट्रोलेबल क्या है कि ट्रंप साहब कल क्या ट्वीट करेंगे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉर, ग्लोबल लिक्विडिटी, रुपी डॉलर, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते. उस पर ध्यान नहीं देना है. खबरें ज़्यादा ये अनकंट्रोलेबल वाली आएंगी आपको फ़ोन में,
लेकिन हमें फोकस करना है कि कंट्रोलेबल क्या है। अगर हमें स्ट्रेस टेस्ट बिजनेस में रन करना है अपने, तो हम स्ट्रेस टेस्ट में डाल सकते हैं कि अगर ऑयल 6 महीने के लिए हाई रहा तो क्या होगा। अगर INR 96 चला गया या एक हेडलाइन आ गई कि 100 हो गया है, बहुत बड़े बड़े बोल्ड में आएगा, तो उस दिन हमारा क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। तो अगर ये सब हम स्ट्रेस टेस्ट रन करेंगे तो आई थिंक वी विल बिकम बुलेट प्रूफ और फोर्ट्रेस विल गो इन दैट डायरेक्शन। दैट्स ऑल। सो आई थिंक सो दोनों से कवर कर लिया है, तो मैं और ज़्यादा इस पे नहीं बात करूंगा, बट दो चीज़ें बोलूँगा कि टू लार्जर एक्सटेंट जो सर ने बताया कि आप क्या करना है, अभी मेरा प्लान क्या है, ये न्यूज़ आ गया तो मेरा बिजनेस में इसका प्लान, ये मत या मुझे क्या एक्शन लेना है वो मत पूछो, तो ये पूछो कि भाई मेरा स्ट्रैटेजी क्या है जो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज़ वन थिंग। Second most important thing, and this will not only be applicable to only business owner but for individual also, and ये मैंने किसी great आदमी से ही सुना है, कोई भी चीज़ जितनी लगती है उतनी कभी खराब नहीं रहती, जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी नहीं रहती, और जितनी खराब लगती है उतनी खराब नहीं रहती। सो हमेशा एज ए ह्यूमन माइंड गणेश जी बोल रहे थे कि अपना वो इंजीनियरिंग ही ब्रेन का ऐसा किया है कि हम लोग उसको एक्सट्रीम लेवल पे खींच लेते हैं, वो करने की बहुत बार ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोगों ने प्रॉपरली एसेट एलोकेशन मेंटेन किया है और अपना, मैंने 3 बकेट आपको आर्किटेक्चर बोला, अगर वो इन प्लेस है तो आपको कोई भी इसके लिए स्केयर या फिर घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड सेक्शन। अब हम सेकंड सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजी, वेल्थ एंड बिजनेस ओनर्स के लिए उनके डिसीजंस इस सिचुएशन में। सो क्वेश्चंस छोटे हैं ये सेक्शन के, एंड क्योंकि थोड़ा हमारा टाइम भी कम है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको हम ब्रीफली कवर करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन अमय जी के लिए, दैट बिजनेस ओनर्स काफ़ी अपनी जो वेल्थ है वो रखते हैं बिजनेस में और रियल एस्टेट में, इन 2 चीज़ों में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव से व्हाई इज़ दिस नॉट कंसिडर्ड ट्रू डाइवर्सिफिकेशन, एंड इसको सही तरीके से सोचने का क्या पर्सपेक्टिव है? सो जैसे बहुत सारा मैंने गोल्ड के बारे में भी आपको बोला कि गोल्ड इमोशनली अपने बहुत क्लोज टू हार्ट है इंडियंस के। सिमिलरली द सेकेंड इन लाइन और एट दैट सेम लेवल कम्स द रियल एस्टेट थिंग ऑल्सो। देखो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं व्हाट इज द लिक्विडिटी स्कोर। आपने जिस किसी असेट में इन्वेस्ट किया उसका आपको कितना जल्दी पैसा वापस। नाउ टिपिकली अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बोलूँ तो रियल एस्टेट ये ऐसी चीज़ है जो आप क्लिक ऑफ अ बटन बेच नहीं सकते। इसमें जो ट्रांजैक्शन होके आपको पैसा, अगर आपका ट्रांजैक्शन भी हो गया तो भी पैसा वापस आने के लिए बहुत समय लग सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगेन आई वोंट से दैट आप रियल एस्टेट एज अ इन्वेस्टमेंट मत करो, बट कम करो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मत करो। तो एक लिक्विडिटी स्कोर आप देख सकते हो कि आपकी टोटल जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका सारा मिलके लिक्विडिटी स्कोर कितना आ रहा है। हायर इज ऑलवेज बेटर। जो पैसा आपका है वो आपके पास अगर अवेलेबल है तो उससे और ज़्यादा बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। And that is one of the reason we say that stay away from, not stay away from, but have a lesser allocation or a controlled allocation in real estate as an asset class. So basically पैसा जब चाहिए तब आपके हाथ में आए वो इम्पॉर्टेंट है, एंड उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए। सो इसका एक कंटिन्यूड क्वेश्चन है, एंड एक्चुअली मैं इस पे गणेश जी आपका व्यू पॉइंट भी सुनना चाहूँगी क्योंकि ये बैलेंस शीट के ऊपर है जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे। सो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बिजनेस ओनर्स की बिजनेस बैलेंस शीट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बट उनके पर्सनल बैलेंस शीट्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सो ये गैप फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों होता है? लाइक मे बी जनरली क्या चीज़ें ऐसी होती है जो इस गैप को क्रिएट करती है? अगर ये गैप ब्रिज करना है यानी पर्सनल बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना है, देन व्हाट कैन बी द फ्यू स्टेप्स? तो अगर आप पर्सनल बैलेंस शीट देखेंगे तो टिपिकली जो होते देखा है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स योर नेटवर्थ, राइट। जनरली जो हमने देखा है बाय एंड लार्ज कंपनीज में वो अपना एक्स्ट्रा जो नेटवर्थ होता है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली पर्सनल बैलेंस शीट और कंपनी के बैलेंस शीट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिंकेज हो जाता है, फॉर पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स, राइट।
तो आप इसको जितना धीरे धीरे करके आप थोड़ा सेपरेट कर सकें, ताकि यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन नेटवर्क। आपके बैलेंस शीट को आप मजबूत बनाएं। मजबूत रहना है जरूर, राइट, लेकिन कंपनी से आपको कैश फ्लो आ रही है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कैश फ्लो के साथ आप अपना नेटवर्क विच इज डीलिंक्ड फ्रॉम द कंपनी, और उसको आपको इन्वेस्ट करना है इन नॉन कोरिलेटेड एसेट्स, राइट। आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना है जो अपने बिजनेस से काफ़ी अलग उसके रेवेन्यू सोर्सेज हो, काफ़ी अलग उसके बिजनेस ड्राइवर्स हों। ऐसे सारे सेक्टर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। सपोज आपका बिजनेस ही रियल एस्टेट में है और आपने फिर से अपना नेटवर्क भी रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट कर दिया, राइट, तो फिर ये बहुत बड़ी रियल एस्टेट में क्राइसिस हो गया, तो आपके बिजनेस में भी क्राइसिस होगा, तो आपके पर्सनल बैलेंस शीट में भी क्राइसिस होगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप अलग अलग सोचें कि कंपनी का एक बिजनेस है, उसका बैलेंस शीट है, और मेरा खुद एक पर्सनल बैलेंस शीट है। धीरे धीरे करके इस पर्सनल बैलेंस शीट को मैं कैसे अनकोरिलेट कर सकूं अपने बिजनेस के बैलेंस शीट से। सो बेसिकली दोनों पे फोकस करना ज़रूरी है, एक में ही री इन्वेस्टमेंट एंड फोकस कर। एंड व्हाट आर योर व्यूज़? सो बहुत बार एज अ बिजनेस ओनर ना पर्सनल बैलेंस शीट को एक बैकअप कैपिटल मानता है उसके बिजनेस के लिए। बोलता है कि चलो बिजनेस में प्रॉब्लम आ गए तो मेरा पर्सनल पैसा है, एंड दिस इज आई थिंक सो अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, बिकॉज इसके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है आगे जाके। I will always tell you that, please keep that discipline. Whatever happens, your business balance sheet has to be segregated from your personal balance sheet. Otherwise, it can lead to trouble in future. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नवनीत जी के लिए। जब हम प्रॉपर्टी को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स। तो रियल एस्टेट एक एसेट एलोकेशन की तरह से तो ठीक है, थोड़ा सा बायस भी होऊंगा क्योंकि मैं 25 ईयर्स से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में ही है, मेरा तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है। बट एक एसेट एलोकेशन का पार्ट तो ठीक है। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मान लो मैंने 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाया है फॉर एग्जांपल, जस्ट एज एन एग्जांपल, और मैं अभी वसंत में घर खरीदना चाहूँ तो वो 3 करोड़ का ही आएगा। एलोकेशन वही हो जाएगा अगर मैं खरीद लूँ, और मेरे पास कुछ बचेगा भी नहीं, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने अपने इंडस्ट्री सीनियर से भी सीखा है, बहुत सारे CIOs और CEOs बॉम्बे में रेंट पे ही रहते हैं, बिकॉज रेंटल यील्ड 2% है। 7-8% तो मिनिमम कमा ही लेंगे और 2% आगे दे देंगे। और रियल एस्टेट का मुझे और भी कॉस्ट लगता है कि लोग काफ़ी, मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ, मेरा मेंटेन नहीं हो पा रहा, मैं उस दूसरे सिटी में नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी ट्रांसफ़र हो, लोग मोबाइल है आजकल, तो प्रैक्टिकल इश्यूज भी बहुत हैं। और सब लोगों ने देखा इस रीजन में कि 10-15 साल पहले नोएडा में क्या हुआ, बहुत सारे बिल्डर्स ने वहाँ पे इन्वेंट्री लाया और वो आज तक भी नहीं मिला ठीक से। तो इसमें बहुत सारे मुझे तो थोड़े टफ एरियाज लगते हैं, बट इमोशनली लगता है कि एक पेरेंटल हाउस होना अच्छी बात है, एक वैल्यू है, उसमें एक इमोशंस हैं, उसमें आपकी फैमिली रहती है, वो अच्छा आइडिया है। बट इधर उधर इन्वेस्ट समझ आता है, और मुझे लगता है कि जगह रीट्स लिक्विडिटी भी देते हैं। अब मान लो मैं 1 बेडरूम थोड़ी एग्जिट कर सकता हूँ, बट म्यूचुअल फंड में मैं कर सकता हूँ या रीट। तो ये सब इश्यूज प्रैक्टिकल इमोशनल आई थोड़ा लिक्विडिटी सीम्स टू बी अ बिग कंसर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन से बिहेवियरल मिस्टेक्स हैं जो कंसिस्टेंटली वेल्थ क्रिएशन को इम्पैक्ट करते हैं? इस पे एक पूरी ऐसे लिख सकते हैं लेकिन आई विल जस्ट हाईलाइट द फ्यू वंस जिससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। एक है रीसेंसी बायस। रीसेंसी बायस है कि आजकल जो आपको लगता है कि यही कंटिन्यू होते रहेगा और यू उसी पे बन जाता है। इसका इम्पैक्ट होता है कि आप यू कैन नॉट थिंक कि 1 मंथ लेटर 3 मंथ्स लेटर ये एसेट क्लास अच्छा भी कर या बुरा भी कर सकता है, राइट। आज अच्छा चल रहा है लेकिन 3 महीने बाद वो बुरा भी हो सकता है, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बायस है जो हमारे मन में अक्सर रहता है। दूसरा है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी है कि अगर 5-10 लोग एक चीज़ कह रहे हैं तो आपको भी लगता है कि वो सही ही होगा, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो चलो ठीक ही होगा, और आप भी वो मान लेते हैं, राइट। एंड क्राउड इज नॉट नेसेसरली रॉन्ग, राइट। क्राउड इज राइट ऑन ट्रेंड्स बट रॉन्ग ऑन एंड्स, राइट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, वो क्राउड जूझ नहीं पाता है उसको, वो खुद अपने रिसर्च से पता करना होता है। तो ये 2 बड़ी ऐसी बायसेस हैं जो अक्सर लोगों को बहका देती हैं, एंड गिवन रीसेंट इवेंट्स उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज द क्राउड टेंड्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, और रीसेंसी बायस गिवन ऑल द इवेंट्स बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इन दोनों से थोड़ा बचना है लोगों। सो कमिंग ऑन टू द वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डिस्कशन, दैट अगर जैसे ये पूरा ईयर 2026
has been very volatile since the start. One thing or one approach जो आप सबको देना चाहते हैं यहाँ 2026 के लिए specifically to follow, and that is to all three of you. आप सो अप्रोच आई विल से क्राइसिस के टाइम में प्रिपेयर योर फोर्ट्रेस, अपना गढ़ एकदम स्ट्रांग बना लें, चाहे वो बिजनेस हो चाहे अपना वो खुद का बैलेंस शीट हो. डोंट फॉल प्रे टू हेडलाइंस, जैसे डोंट फॉल प्रे टू व्हाट द क्राउड इज सेइंग. आप अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाएं और अपने बैलेंस शीट को स्ट्रांग बनाएं. सी 2026 वी आर सीइंग कि फंडामेंटल्स आर एक्चुअली स्ट्रांग इन द इंडियन इकोनॉमी. आप कोई भी मेट्रिक देखें, राइट, वी आर एक्चुअली हैविंग वेरी स्ट्रांग बेस. अर्निंग्स आर एक्चुअली लाइकली टू बी पॉजिटिव, इनफैक्ट विल ग्रो बेटर देन लास्ट ईयर. तो हमारा व्यू है कि एज सून एज द क्लाउड, द फॉग, ये जो धुंध है अभी मार्केट के ऊपर, जैसे ही वो लिफ्ट हो, वी विल सी सडनली द हाईवे बिकमिंग वेरी क्लियर. सो इट इज नॉट अ टाइम टू बिकम पैनिकी और ओवर रिएक्ट. इस टाइम पे कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग एंड बिल्ड योर फोर्ट्रेस. बी ब्रीफ, आई विल से वॉलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए और उसके लिए अच्छा बिहेवियर डिपिक्ट करना चाहिए. मार्केट नेचुरल नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए ज़्यादा, और अगर राइट बिहेवियर रखेंगे, राइट एलोकेशन रखेंगे तो वी कैन टाइड ओवर दिस. एंड मैं अभी इमेजिन कर रहा था कि जब 2 साल बाद ये कैश फ्लो समिट हो रहा होगा, अगर हम बाई चांस हम यहाँ हुए तो बहुत अलग बातें कर रहे होंगे. ये सब शायद डिस्कस नहीं हो रहा होगा होपफुली. सो विद दैट आई विल जस्ट पास इट. That's a good one, Navid ji, because you know बहुत बार हो recency bias even I feel is the biggest thing which can hamper your returns. हम लोग at Nike Wealth हमेशा सभी इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ही मोटो देते हैं, वही मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो आपके लिए नॉट ओनली 26 बट यहाँ से 36 46 तक भी 2046 भी चलेगा, कि ऑलवेज वाइल इन्वेस्टिंग हैव इग्नोरेंस ऑफ अ चाइल्ड एंड पेशेंस ऑफ अ ओल्ड मैन. ये अगर आप फॉलो कर सकोगे तो आपका पोर्टफोलियो बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता. दैट्स फॉर श्योर. थैंक यू. Thank you so much, Navneet ji and Amay ji, for your time today. And I think for all of you, आपको कुछ helpful tips या inputs मिले होंगे. So thank you all three of you.